नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक हमारा अधूरा टॉपिक है जो पिछला हमने पढ़ लिया था। हमने चर्चा की थी नाज़ीवाद की। हिटलर के द्वारा बनाया गया एक समूह था जिसे नाज़ीवाद कहा गया था। उस हिटलर के नाज़ीवाद के आधार पर ही, नाज़ीवाद के कारण ही द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसने दुनिया को वापस पहले युद्ध के बाद में झकझोर दिया और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो हिटलर का नाज़ीवाद था क्या, उस नाज़ीवाद ने कैसे दुनिया को दोबारा विश्व युद्ध के मुहाने पर लेकर आया, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे टॉपिक वह है हिटलर का नाज़ीवाद। अब नाज़ीवाद क्या है? देखिए, नाजी एक राजनीतिक दल का नाम है। इसे हम हिटलर की विचारधारा भी कर सकते हैं। मतलब हिटलर के जैसे विचार थे, उन विचारों के आधार पर इस संगठन को बनाया गया था। नाज़ीवाद की परिभाषा के बताया गया है, नाज़ीवाद एक सिद्धांत है जो प्रबल या सबल हो उन्हीं को राष्ट्र फलतः संसार का शासन सूत्र बलपूर्वक अपने हाथों में लेकर चलाना चाहिए। मतलब जो शक्तिशाली है उसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार है, और जिसके पास ताकत है उसी व्यक्ति को, किसी राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया के शासन को अपने हाथों में लेकर चलाना चाहिए। मतलब इसमें बताया गया है डार्विन सिद्धांत के आधार पर कि जो श्रेष्ठ है उसे ही जीवित रहने का अधिकार है। डार्विन ने पर्यावरण वनस्पति जगत के अंतर्गत बताया था कि वृक्षों की जो प्रजातियां जो श्रेष्ठ है वो वातावरण में जो अपने आप को ढाल लेती है वो बच जाती है, और बाकी सभी वातावरण के आधार पर नष्ट हो जाती है। तो हिटलर की विचारधारा जो नाज़ीवाद था ये पूरी तरह से डार्विन के सिद्धांत पर आधारित था, डार्विन के प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित था। परंतु हिटलर का यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और जनतंत्र का परम विरोधी है। मतलब ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह से तानाशाही का सिद्धांत है। हमारी देसी भाषा में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जिसके पास लकड़ी है, जिसके पास लाठी है, भैंस अपने आप उसी की हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास ताकत है तो हर व्यक्ति आपके द्वारा बनाए गए नियमों को ही पालन करने वाला है। अब देखिए, हिटलर जो बहुत ही नातेकत का था, जिसने 1918 में प्रथम युद्ध के समय 1914 में प्रथम युद्ध के समय जर्मनी की सेना में संदेशवाहक मतलब डाकिए का काम किया था। आजीविका की कमी होने के कारण जब 1919 में जर्मनी के ऊपर वर्षाई की अपमानजनक संधि थोपी गई तो हिटलर ने उसी समय तय कर लिया था कि भविष्य में मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अब देखिए, हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को और उसकी मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1945 बर्लिन जर्मनी में। अब उसने जर्मनी की जो वर्षाई संधि में अपमानजनक संधि थोपी गई थी, अपमान किया गया था, जर्मनी के सभी संसाधन छीन लिए गए थे, जर्मनी को वापस महाशक्ति बनाने का प्रण कर हिटलर ने तय कर लिया था कि भविष्य में मैं जर्मनी को वापस मुकाम पर लेकर जाऊंगा। तो हिटलर की जो विचारधाराएं थी वो विचारधारा एक तो डार्विन की प्रकृति सिद्धांत पर आधारित थी। बता दिया गया आपको, डार्विन का प्रकृति सिद्धांत था कि वनस्पति जगत में जो वृक्षों की प्रजातियां, जो वनस्पतियां अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढाल लेती है, वातावरण के आधार पर चेंज कर लेती है, वो वनस्पतियां जीवित रहती है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तो इस सिद्धांत पर हिटलर ने भी डार्विन प्रकृति सिद्धांत के आधार पर तय किया, इसका अलग अर्थ लेकर कि जो जाति, जो प्रजाति शक्तिशाली है उसे शासन करने का अधिकार है, बाकी सभी प्रजातियों को नष्ट हो जाना है। इस सिद्धांत के आधार पर हिटलर ने पूरी जर्मनी में यहूदियों का संहार किया। यानी जो आर्य थे, जर्मन आर्य, जिन्हें नीली आंखें वालों को जर्मनी में हिटलर के आधार पर जर्मन आर्य कहा गया है। वह मानते थे कि जर्मन आर्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति है, इससे ही यहाँ पर जीवित रहने का अधिकार है, बाकी जो अवांछित है, जो जर्मन आर्य नहीं है, उन लोगों को नष्ट हो जाना चाहिए। ये डार्विन सिद्धांत पर हिटलर ने तय किया था। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर हिटलर ने कत्लेआम मचाया, जिस कत्लेआम में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को एक गैस चैम्बर बना रहता था, उस गैस चैम्बर में खत्म कर दिया गया। मतलब
जर्मन आर्य नहीं थे, वो सब अवांछित थे। और अवांछित पेड़ पौधों को, जैसे होता है ना, हम खेतों में जब काम करते हैं, नई फसल बोते हैं, तो बहुत से अवांछित पेड़ पौधे खरपतवार के आधार पर उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। उसी प्रकार हिटलर ने भी तय किया कि जो जर्मन आर्य नहीं है, अवांछित व्यक्ति है, उन्हें हटाकर बाहर कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये डार्विन की प्रकृति सिद्धांत के तहत हिटलर ने कार्य किया। फिर हिटलर का दूसरी विचारधारा थी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। देखिए, हिटलर यह चाहता था कि जर्मनी के लोकल नागरिकों को अधिक से अधिक संसाधन, अधिक से अधिक भूमि दी जाए। इसी भूमि के आधार पर हिटलर ने साम्राज्य नीति अपनाई और अपने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर 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 जर्मनी के लोगों को रहने के लिए जगह देने और व्यवसाय के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। हिटलर यह मानता था कि जर्मनी के नागरिक है, जब दूसरे देशों पर हम आक्रमण कर लेंगे तो वहां जर्मनी के नागरिक बस जाएंगे, जिनसे मातृ देश मतलब मातृभूमि जो जर्मनी है, वहां के लोगों को जब वहां जाएंगे दूसरे देशों क्षेत्रों में, तो वहां जाने के बाद उन्हें पराई जगह नहीं लगेगी, वह अपनी ही जगह लगेगी। और इस राजनीतिक अवधारणा का सबसे पहला प्रयोगशाला बना पोलैंड। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज किया था। अब देखिए, नस्लवादी राज्य की स्थापना की गई थी। किस प्रकार उसने नस्लवादी राज्य की स्थापना की? यानी वो मानते थे जर्मन आर्य के अलावा जो नीली आंखों वाले व्यक्ति थे, उनके अलावा जो भी व्यक्ति है वह सब बहिष्कार करने योग्य है। मतलब उनको जर्मनी में रहने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें जर्मनी से खत्म करना है, जर्मनी से बाहर भेजना है। तो उसके लिए उन्होंने नस्लवाद, दूसरे नस्ल की, एक जर्मन आर्य नस्ल थी और दूसरी जो नस्लें थी जर्मन आर्य के अलावा, उनको खत्म करने का प्लान बनाया। इनमें जो उसने कत्लेआम मचाया, इसमें 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इसके अलावा जिप्सी, एक विशेष प्रजाति थी जर्मनी की, अश्वेत लोगों की, उनको 2 लाखों को मारा गया। पोलैंड के 10 लाख नागरिक खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 70,000 नागरिक ऐसे थे जो जर्मनी में अपंग या अपाहिज थे, उन्हें भी हिटलर ने अपनी जो प्रगति थी उसमें बाधा समझकर खत्म कर दिया। हिटलर मानता था कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहूदियों को खत्म करने के लिए उसने 3 प्रकार के तरीके अपनाए, 3 चरण पूरी कर कर। पहला चरण था बहिष्कार, मतलब जो अवांछित व्यक्ति है उन लोगों का बहिष्कार किया जाए, उन्हें हमसे अलग रखा जाए। हर स्तर पर स्कूली शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रहने की जगह हो, सब में उन्हें राजनीतिक अधिकार हो, सब में उन्हें अलग थलग कर दिया गया कि तुम्हें हमारे बीच में रहने अधिकार नहीं है। यह चरण चलाया हिटलर ने 1933 से 1939 के बीच में। दूसरे चरण के अंतर्गत दड़बाबंदी कर दी गई। दड़बाबंदी का मतलब होता है जो अवांछित व्यक्ति है, जो यहूदी व्यक्ति है, जिप्सी व्यक्ति है, जो जर्मन आर्य नहीं है, उन व्यक्तियों को एक दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर दिया जाता था। यह प्रक्रिया चली 1940 से 1944 के मध्य। अंत में सर्वनाश, मतलब जो भी अवांछित व्यक्ति थे, इन सबको गैस चेंबर में ले जाकर खत्म कर दिया गया। यह प्रक्रिया अपनाई गई 1941 के बाद में, मतलब 1941 से लेकर 1945 तक युद्ध खत्म हुआ। तब तक यहूदी, जिप्सी, पोलैंड के नागरिक और अपंग व्यक्ति थे, उन लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया गया कि ये हमारे ऊपर बोझ है। जर्मनी में देखिए जो युवाओं की स्थिति क्या थी। युवाओं के प्रति हिटलर का जुनून जो था वो इस कदर हो चुका था कि वो सिर्फ युवा ही युवा दिख रहे थे, क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी देश की जो ताकत होते हैं वो युवा होते हैं। तो हिटलर भी मानता था कि नाजी जर्मनी को महाशक्ति बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, इसलिए युवाओं को शुरुआत से ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो शिक्षा नाजी जर्मनी के प्रति उन्हें वफादार बनाए, जर्मन राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाए। तो हिटलर ने स्कूली शिक्षा से ही जो पाठ्यक्रम था, उन पाठ्यक्रम में नाजीवाद, हिटलर की तारीफ कर नाजीवाद की विचारधारा को जर्मन जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन युवाओं के शरीर में, उनकी शिक्षाओं में भरना शुरू कर दिया।
साथ ही माताओं को यह आदेश दिया गया कि स्त्री और पुरुष में समानता करना ये एक अलग बात है। इस प्रकार का व्यवहार जर्मनी में वांछित नहीं है। जर्मनी में पुरुष जो होते हैं, माताओं को यही करना है कि ऐसे बालकों को तैयार करें जो भविष्य में जर्मनी की नाजी विचारधारा को आगे बढ़ाकर जर्मनी को महाशक्ति बनाए। तो इसलिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए भी उन्हें माताओं को अलग अलग पुरस्कार दिया जाता था। माताओं की सोच ऐसी बना दी गई कि आपको जर्मनी के जो जर्मन आर्य है वैसी संतानें पैदा करनी। अगर किसी के संतान जर्मन आर्य नहीं होती, अवांछित होती, तो उस औरत को सिर मुंडाकर मुंह काला कर कर पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता और फिर उसे मार दिया जाता। उसके बाद में जर्मनी के जो महाध्वंस हेलोकास्ट बताया गया, इसके अंतर्गत जब जर्मनी के हिटलर को लगने लग गया कि अब हमारी हार होने वाली है और दुनिया के सामने हम स्पष्ट होने वाले हैं, दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं, और जर्मनी के जो नाज़ियों द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे वो अत्याचार जब जर्मनी से बाहर जाने लग गए, तो फिर हिटलर लग गया कि अब हमारी हार होने वाली है। तो जो भी इनके कार्य करता थे उन सबको पेट्रोल बांटा गया और उनके जितने भी अत्याचार किए गए थे उन अत्याचारों के रिकॉर्डों को सबको आग लगा दी गई। जर्मनी के बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने नाजी विचारधारा को अपना लिया था, परंतु अब भी बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो हिटलर के द्वारा किए जा रहे इस कत्लेआम को गलत मानते थे। वह हिटलर को देश के विकास में बाधा मानते थे। हिटलर का उन्होंने विरोध भी किया, परंतु हिटलर के विरोध करने वाले को कुचल दिया गया। बहुत से लेखक, बहुत से बुद्धिजीवी, उन्होंने ये दुआ मांगी कि इस कत्लेआम के आधार पर जब युद्ध खत्म हो तो उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद तक मैं जीवित रहूं, जिससे मैं दुनिया को बता सकूं कि नाजी जर्मनी में नाजीवाद लोगों ने हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया है, कैसा अत्याचार किया है। हिटलर के द्वारा किया गया जो अत्याचार था वो दुनिया में इतना भयंकर अत्याचार था जिस अत्याचार को सहने की क्षमता शायद ही आज की किसी पीढ़ी में हो। यहूदियों को कत्लेआम कर दिया गया। यहूदियों को कत्लेआम करने के पीछे हिटलर का यह मकसद था कि जर्मनी को यहूदियों से विहीन कर दिया जाए। नाजीवादी व्यक्ति मानते थे कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने का कार्य यहूदियों द्वारा किया गया, इसलिए उन्होंने यहूदियों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। महाध्वंस के तहत जर्मनी में कत्लेआम मचा दिया गया और जो भी व्यक्ति जर्मनी के अत्याचारों से परिचित था उसे खत्म किया जाने लगा और अपने सारे रिकॉर्डों को जला दिया गया। हिटलर ने अपने नाजीवादी संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को नए नए प्रशिक्षण दिए गए, उन्हें हथियारों की शिक्षा, साथ ही यूंग फोक के नाम से उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिस संगठन में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता कि आपको नाजी जर्मनी के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है और राष्ट्र को सम्मान दिलाने के लिए अब नाजी विचारधारा को अपनाना है। साथ ही युवाओं को शुरुआत से ही इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता जिससे वो मजबूत बने। हिटलर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का निर्माण किया गया और हिटलर को एक तरह से मसीह भगवान का रूप बताकर जर्मनी के युवाओं को हिटलर के प्रति समर्पित किया गया। उनको यह बताया गया कि हिटलर भगवान है और जर्मनी को खोई हुई महाशक्ति को पाने के लिए, उस ताकत को पाने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर ही एक मसीहा है। उस हिटलर का साथ देंगे तो जर्मनी वापस महाशक्ति बन जाएगा। हिटलर ने अपने इस जो मकसद था, इस मकसद में लगभग वह कामयाब हो चुका था। हिटलर ने जर्मनी के ऊपर 1933 में जब वो चांसलर बना था तब से लेकर 1945 तक शासन किया, परंतु उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यह की कि उसने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में जर्मनी 2 तरफ गिर गया, एक तरफ ब्रिटेन की वायुसेना और दूसरी तरफ सोवियत संघ की रूसी लाल सेना। उन्होंने जर्मनी को घेर लिया और मई 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर 6 मई और 9 मई को गिराए गए परमाणु बम के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ। जापान ने घुटने टेक दिए और इधर जब हिटलर लगने लग गया कि अब हमारे द्वारा बनाया गया ये जो
महाशक्ति का प्लान था ये धराशायी होने वाला है और जर्मनी के लोगों की आशाओं पर पानी फिरने वाला है, तो उसने एक सैनिक बंकर में अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके अपनी जीवन समाप्त कर दी। इस तरह से हिटलर ने एक छोटे से संदेशवाहक डाकिया के रूप में अपने जीवन की शुरुआत, सैनिक जीवन शुरुआत की थी। उसने कैसे तानाशाही के दम पर कैसे अपनी ताकत इकट्ठी कर कैसे जर्मनी को महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर द्वितीय युद्ध का आगाज कराया और चरम पर पहुंचने के बाद में, यानी महाशक्ति, विश्व में महाशक्तियों के चरम पर पहुंचने के बाद में एक छोटी सी भूल से, क्योंकि वो आत्मविश्वासी हो चुका था, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, तो उसने ये मान लिया कि सोवियत रूस भी कुछ नहीं है, जबकि वो ये जानता था कि सोवियत संघ में उस समय 16 गणराज्य थे, मतलब 16 देशों से मिलकर उस समय सोवियत संघ बना हुआ था। फिर भी उसने गलती की और रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस पर आक्रमण करना उसके लिए भारी भूल थी और उसी के आधार पर उसे पराजय भी झेलनी पड़ी। देखिए, किसी व्यक्ति का सम्मान को जब चोट पहुंचती है, स्वाभिमानी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वह स्वाभिमानी व्यक्ति इसी प्रकार से तानाशाह बन जाता है। हिटलर के द्वारा ये जो नाजीवाद बनाया गया था, ये उसकी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी, परंतु समर्पण की भावना में अहंकार में आने के बाद में उसने अपने ही लोगों को काटना और मारना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिटलर का पतन हुआ। अगर हिटलर लोकतांत्रिक रूप से जर्मनी को शिखर पर लेकर जाता तो हिटलर जैसा नेता कोई भी नहीं होता।